और 50th बर्थडे से पहले मुझे 100 करोड़ बनना है। ये आपका टारगेट है ये 100 मेरा CR। हाँ, क्योंकि मुझे वो 1 इडियट बन के दिखाना है बेस्ड ऑन 1 इडियट शॉर्ट मूवी जो यूट्यूब पे है। सी उस मूवी में बहुत बड़ी बात क्या है कि एक आम आदमी भी कर सकता है, ओके आई गेस वी हैव वन जॉब, बस वहाँ पे टिकना है। टिकना है। और ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ऑल कम फ्रॉम मंकीज जनरेशन। आई फील अटैक। हर सेक्टर, हर थीम का साइकिल आता है। सचिन तेंदुलकर का भी साइकिल था। हम बोलते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इज व्हेन यू डोंट फील लाइक इन्वेस्टिंग। Hi Gajendra, thanks so much for taking time out for this. थैंक यू अरुणिमा फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आई नो आपके पास कई डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका सबसे पहले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितने का था? 2004-05 में मैंने डालना चालू किया था, बट मैं क्या करता था, हर 6 महीने 12 महीने में निकाल लेता था। मैंने देखा कि मैं 30 साल का हूँ और मैंने तो अभी तक कुछ शुरू नहीं किया, सब खत्म कर दिए थे जो भी कमाई थी, और अच्छी खासी कमाई हो रही थी। तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे भी 10,000 5,000 या 10,000 जो भी है स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट चालू किया 2010 में, 2-5 हज़ार रुपये की SIP चालू की। अच्छा। एक तो SIP टैक्स सेविंग बचाने के लिए की, Of क्योंकि course. 1.5 लाख आपको बचाने होते हैं। और दूसरी कि मुझे लॉन्ग टर्म अगर करना है तो एग्रेसिव करते हैं, तो स्मॉल कैप फंड एक करके था, तो वहाँ स्टार्ट की। देखो टाइम का पता ही नहीं चला, 15 ईयर्स निकल गए और दोनों में ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए आपने डाल दिए हैं। अब मैं आपको फिगर बताता हूँ कि उसकी वैल्यू क्या है। जो टैक्स सेविंग फंड है 8,70,000 लगभग 35 लाख हो गया है। 35 लाख? 35 लाख कंपाउंडिंग एट द रेट ऑफ ऑलमोस्ट 19%, 18.6%। माय गॉड, ओके। क्रेजी। एक्चुअली आई डोंट बिलीव यू, ये नंबर्स दिखाइए। सो मैं आपको दिखाता हूँ एंड यू विल बी सरप्राइज कि मुझे क्या प्रूफ चाहिए। नहीं, हाँ बिल्कुल। सी द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। अगर आपने खुद नहीं खाया और खुद नहीं टेस्ट किया तो कैसा होएगा। सो इफ यू सी हियर, ये 2 फंड्स, ये मेरा फर्स्ट 2 सीरियस इन्वेस्टमेंट थे जो मैंने आपको बताया 8,70,000। एक में लगभग 35 लाख के आसपास वैल्यू टच करने को आ रही है और एक में 45 क्रॉस कर चुकी है। तो उसका रिटर्न आप देखिए 17.6% एक में रिटर्न है और दूसरे में है 20.38। तो ऑन एन एवरेज 19% के आसपास है। इनफैक्ट आई कांट ऑल्सो बिलीव इट। अभी आपकी मंथली SIP कितने की है? इट्स 30,30,000 पर मंथ। 30 lakhs पर और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जर्नी क्या रही है। अब मैं इंस्पायर हुआ था रामदेव जी से। ओके। रामदेव अग्रवाल। हाँ, तो वो कंपाउंडिंग के गुरु रहे हैं। ये 0 to 1,000 करोड़। ओके। एंड यू नो नीचे क्या लिखा है उन्होंने, यू टू कैन डू इट। और उनकी जर्नी में 4 बार अरुणिमा 50% से ज़्यादा फॉल आए हैं। एक बार तो 70% तक, 100 का 30 हो गया था, 100 करोड़ का। पहले 30 साल लगे 0 to 1,000 करोड़ करने में, और अगले 9 साल में 1,000 का 5,000 करोड़ हो गया। बट 75% करेक्शन तो मैं सोच ही नहीं सकती। फिर तो उनको दूसरे रामदेव बाबा की जरूरत होगी अनुलोम विलोम के लिए। बट उनको ना, उनको जरूरत नहीं, बिकॉज वो इतने कूल हैं। वाओ। यू नो कोविड में वो, मुझे याद है, वो एम्बी वैली में बैठे थे और एकदम रिलैक्स थे। उनको खुद के पैसे zen mode on। बिल्कुल, हमेशा। ऑफ कोर्स 30 साल दिए तो उनको समझ में आता है कि ये वापस ऊपर जाता है। नए इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आएगा, वो जब एक साइकिल देख लेंगे तब उनको भी समझ में आएगा। बट मैंने सीख लिया, अब मैंने भी 3 साइकिल देख लिया, मुझे भी अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और 50th बर्थडे से पहले मुझे 100 करोड़ बनना है। ये आपका टारगेट है? ये मेरा 100 CR। हाँ, क्योंकि मुझे वो 1 इडियट बन के दिखाना है बेस्ड ऑन 1 इडियट शॉर्ट मूवी जो यूट्यूब पे है। सी उस मूवी में बहुत बड़ी बात क्या है कि एक आम आदमी भी कर सकता है। आप अगर ये देख रहे हो फिगर, मुझे अगर 20 साल में करने ना तो 4 लाख रुपए महीने के डालने थे और हर साल 10% से SIP को बढ़ाना था। और 15% का अगर रिटर्न आता है, 15% इज अ वेरी हाई रिटर्न, राइट। बट बिकॉज आई एम एन एग्रेसिव इन्वेस्टर और मैं इसी इंडस्ट्री से रहा हूँ, तो मैंने मेरे लिए सोचा कि चलो अगर 15% से आता है तो 100 करोड़ का फिगर होता है। करते गए आप 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करते करते अब ये 30 लाख है। क्योंकि मैं तो ये फिर भी अभी प्रोसेस कर रही हूँ, बिकॉज 30 लाख के लोगों की तो एनुअल सैलरी होती है, यहाँ पे तो मंथली SIP की बात हो रही है। तो ऐसा मतलब नहीं कि आज मैं 30 लाख डालो तो मैं एकदम कंगाल हूँ, पॉकेट में कुछ पैसे नहीं है। बिल्कुल हम अभी जाके ताज में एक अच्छा खाना खा सकते हैं, राइट। बट यू हैव टू मेक अ बैलेंस। गॉट इट। तो लेट्स से अभी एज ऑफ टुडे आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। करेक्ट। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग माय म्यूचुअल फंड जर्नी। पहले शुरू करते हैं ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के नाम ही इतने इंटिमिडेटिंग लगते हैं कई बार, एंड इट फील्स लाइक डिक्शनरी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मतलब वो उनका मीनिंग क्या है। आई नो। सो हाउ डू यू ब्रेक दैट डाउन? देखो दुनिया में 4 या 5 एसेट क्लास होती हैं।
इक्विटीज, डेट या फिक्स्ड Debt. इनकम जिसको हम एफडीज भी बोलते हैं, बॉन्ड्स बोलते हैं, जिसमें आपको गारंटीड रेगुलर इनकम आएगी, कोई इंटरेस्ट आएगा। थर्ड हो गया गोल्ड, एक एसेट क्लास हो गई। करेक्ट। और फोर्थ हो गया रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज। म्यूचुअल फंड्स तो एक व्हीकल है जो किसी भी चारों एसेट क्लास में पैसा डाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एफडी नहीं करता हूँ, मैं मेरा पैसा लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ। ओके। वो सबसे सेफेस्ट म्यूचुअल फंड होते हैं। अच्छा। उसके अंदर मेरा पैसा इक्विटी में नहीं जाता, शेयर बाजार में नहीं जाता है। वो मेरा पैसा 10-15 कंपनीज या बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग होती है, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और मुझे 6.5-7% मतलब बैंक एफडी से थोड़ा बेटर रिटर्न मिल जाता है। इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बैंकिंग सेक्टर का मतलब बेस्ट केप्ट सीक्रेट है, बहुत वेल गार्डेड सीक्रेट है, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि लोग इन्हें यूज करें, इनके बारे में जाने। करेक्ट। देखिए, लिक्विड फंड डायरेक्टली बैंक के प्रोडक्ट्स को कॉम्पीट कर रहा है। बैंक का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, आप मुझे बताइए। बैंक का सबसे मेन बिजनेस क्या है? डिपॉजिट से। एग्जैक्टली। एंड क्रेडिट पे जो मिलता है उनको इंटरेस्ट। बिल्कुल, मतलब आपसे डिपॉजिट लेना और फिर लेंड करना। हाँ। तो अगर सारी जनता बैंक में पैसे नहीं रखेगी और लिक्विड फंड्स में डालेगी तो बैंक की डिपॉजिट्स को इफेक्ट करेगा। करेक्ट। और जो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट होता है सबसे लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है बैंक के लिए, तो उसमें उनको सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 3-3.5% सेविंग्स अकाउंट में देते हैं। राइट। तो मेरे पास जैसे अभी 10 लाख रुपए बैंक में पड़े थे, तो मैं बैंक में नहीं रखता हूँ, मुझे 4% ही मिलते हैं वहाँ पे। मैं हमेशा अगले दिन लिक्विड फंड में ट्रांसफर कर देता हूँ। अच्छा। ओके, लिक्विड फंड में मैंने जैसे बताया 6%, 6.5%। म्यूचुअल फंड्स में 3 मेन कैटेगरी आप समझ लो, डेट, हाइब्रिड और इक्विटी। ओके। डेट मतलब प्योर डेट, इसमें इक्विटीज कहीं नहीं है, बट विद इन डेट देर आर मेनी सब कैटेगरी ऑफ फंड्स, जहाँ पे सेफ डेट से लेके एग्रेसिव डेट तक होता है। मतलब 6% सेफ वाला हो गया, और आपको और एग्रेसिव डेट चाहिए। देखो आप बैंक्स में भी जाते हो ना, तो हर बैंक्स के एफडीज के रेट्स अलग होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको 6% देता है, बट कोई कोऑपरेटिव बैंक आपको 9% भी देती है। सारी बैंक्स एक जैसी आपको एफडी रेट नहीं देती है। राइट। मैं हमेशा कहता हूँ कि डेट फंड्स में आपको कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। डेट फंड्स इज मेंट फॉर सेफ्टी, SLR, सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न्स। ओके, वाओ। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल होना चाहिए सेफ्टी। ठीक है। ये मेरा इमरजेंसी फंड है, सेफ होना चाहिए, भले ही 6% आए। सेकंड, लिक्विडिटी होनी चाहिए। आधी रात को मुझे पैसे चाहिए, एफडी को आप आधी रात को तोड़ सकते हो ऐप के थ्रू और निकाल सकते हो। लिक्विड फंड को विद इन 24 आवर्स तोड़ सकते हो। और लास्ट है रिटर्न्स, उसमें आपको रिटर्न्स नहीं दिखता। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैंने देखा है रिटर्न्स के पीछे भागते हैं, इवन इन डेट फंड्स। यार क्या कर रहे हो आप? हाँ, प्रायोरिटीज ही स्ट्रेट नहीं है। गलत है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के, उसमें आधे टके से आपको कुछ नहीं फर्क पड़ जाएगा। बहुत लोगों ने एक बैंक जो अभी 3-4 साल पहले बैंकरप्ट हुई थी, उसके बॉन्ड्स में डाले थे, सोचा था कि एफडी है, और 9-9.5% करके बेचा गया था। और वो सीनियर सिटीजन्स ने काफ़ी पैसे डाले थे। येस बैंक जो केस हुआ था 2020 में, राइट। आज वो पैसे सब खत्म हो गए लोगों के। ओह गॉड। हज़ारों करोड़ रुपए उसमें लोगों, बिकॉज वो दे बिकेम ग्रीडी। ये अगर आपने कर लिया, उसके बाद अब आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो कि यार चलो ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, बट मुझे 3 साल बाद आईफोन खरीदना, 3 साल बाद पेरिस जाना है। देयर इज समथिंग कॉल्ड हाइब्रिड फंड्स। राइट। ओके। हाइब्रिड का क्या मतलब हो गया? दोनों का मिक्सचर, राइट। हाइब्रिड में मल्टी एसेट भी हो सकता है, यानी गोल्ड और सिल्वर को भी आप मिक्स कर सकते हो। अच्छा। तो जितना ज़्यादा आप मिक्स करते हो उतना वो इट्स लाइक अ बैलेंस थाली हो गई आपकी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिठाई, नमकीन, पिकल सब आ गए। ठीक है। हाइब्रिड फंड्स में भी 3-4 तरह के लैडर अप होते हैं। मतलब मुझे कम रिस्क लेना है तो 15% इक्विटी मिलाया, बाकी 85% सेफ डेट ये गोल्ड रख लिया। फिर मुझे एग्रेसिव जाना है तो मैंने 30-40% इक्विटी मिला लिया, और एग्रेसिव जाना है तो 65% इक्विटी मिला लिया। जितना आपको एग्रेसिव करना उतना आप इक्विटी मिला सकते हो। तो अगर आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है डेट में, तो आपको 8-9% चाहिए, तो आपने कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें 20-25% इक्विटी हो गया, बाकी सब डेट है। दिस इज अ गुड फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत अच्छा है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेस्ट थोड़ा एग्रेसिव फंड्स ले। ये नहीं कि बिल्कुल डीप एंड पे डुबकी मारी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सो हाइब्रिड इज द मिडिल वाला। हाइब्रिड इज द मिडिल वाला। देन इज प्योर इक्विटी। प्योर इक्विटी इज ऑफ कोर्स मोर फन। और लास्ट 4 साल में हमने देखा है कि भर के पैसा इक्विटी में आया कोविड के बाद में, क्योंकि वन वे मार्केट ऊपर गया है, राइट। बट इक्विटीज कैन बी वेरी नेस्टी। जब वो जिस हिसाब से ऊपर जाता है ना, वो जाता तो ऊपर एस्केलेटर से है, आता लिफ्ट से है नीचे, राइट। लोगों ने ये देखा नहीं है। मैंने 3 साइकिल देखी है। 2007-8 में इंडियन मार्केट्स क्रैश बाय 58%। 100 रुपया आपका था, सोचो 1 साल 1.5 साल के भीतर में 42 रुपीज़ उसकी वैल्यू हो गई है, राइट। और अभी हमने देखा है
एक महीने में मार्केट्स लगभग 15% के आसपास करेक्ट हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों ने स्टॉक्स में जो डाले हैं उनका 25% 40% तक का पोर्टफोलियो टूट चुका है। हर फंड की कैटेगरीज होती है, जैसे लार्ज कैप फंड हो गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। मल्टी कैप में मतलब तीनों तरह के कैटेगरीज के फंड हो सकते हैं, तो वो फंड में नाम में लिखा हुआ रहता है। तो जैसे अभी हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, फ्लेक्सी कैप नाम लिखा है यहाँ पे, तो ये कैटेगरी हो गई फ्लेक्सी कैप। तो हर फंड को फ्लेक्सी कैप लिखना पड़ेगा, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन फ्लेक्सी कैप फंड, जो भी म्यूचुअल फंड हाउस है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट प्लान लिखा है। हाँ, इसका क्या मतलब? तो म्यूचुअल फंड में 2 तरह के प्लान्स होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। ओके। तो डायरेक्ट मतलब आप डायरेक्टली, आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो, आप खुद से निवेश करना जानते हो, आपको कोई एडवाइजर की हेल्प नहीं चाहिए, तो आप जाके डायरेक्ट फंड्स खरीद सकते हो। तो उसमें आप कमीशंस जो डिस्ट्रीब्यूटर को पे होते हैं वो आपको इसमें पे नहीं होते हैं, आप वो बचा सकते हो। बट ये उनके लिए जिनको ये समझ में आता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मुझे कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। सपोज आपने 10 लाख रुपए लगाए एक रेगुलर प्लान में, 2% का एक्सपेंस रेशियो है। ओके, एक्सपेंस रेशियो मतलब टोटल खर्चा आपका उस फंड में इन्वेस्ट करने का। ओके। नाउ क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। सो जब आप किसी भी फंड में पैसा डालते हैं, कोई भी फंड आपके लिए फ्री में मैनेज नहीं करेगा। हाँ। क्यों आपके लिए फ्री में बढ़ाएगा? कुछ तो कॉस्ट होता होगा, राइट। बट लोगों को कॉस्ट दिखता नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट NAV के अंदर में रहता है। जो आप प्राइस पे खरीदते हो उस NAV में वो कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है। म्यूचुअल फंड की जो डेली की प्राइस होती है उसको NAV कहते हैं। वो हर जगह आपको दिख जाती है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू। अच्छा। स्क्रीन में अगर आप देखते हैं 2016 में ये फंड की NAV 18 रुपये थी। हाँ, 18.46 दिख रहा है। हाँ। 2017 में 24 रुपये हुई, 2018 में भी 24 रुपये ही है। तो यानी एक साल में फंड ने हार्डली कोई रिटर्न दिया है। NAV से आपको पता चल गया ना, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अब मैं आपको नीचे पहले दिखा देता हूँ इसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है? क्योंकि हमने ऊपर डायरेक्ट प्लान पढ़ा था ना ऊपर, तो ये डायरेक्ट प्लान की कॉस्ट है, यानी इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं जा रहा, आप डायरेक्टली कर रहे हो। तो इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट है 0.63%। आपको दिख रहा है? हाँ, ये एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो है। नाउ ये एक्सपेंस रेशियो 10 पैसे से स्टार्ट हो सकता है और 2.5% तक जाता है। ये जनरली एक रेंज है। ये बीच का एक्सपेंस रेशियो 0.67 है, तो ये मीडियन से भी थोड़ा कम है, 0.63, विच मीन्स इनका कॉस्ट रीजनेबल है। तो यानी ये जो फंड हाउस आपका पूरा पैसा मैनेज कर रहा है उसके 0.63% कॉस्ट चार्ज कर रहा है। तो 10 लाख पे 1% हो गया पूरे साल का 10,000, 0.6 हो गया, यानी 6,000 रुपये आपका कॉस्ट लगा पूरे साल। तो आपके अकॉर्डिंग डायरेक्ट बेटर है कि रेगुलर इन्वेस्टिंग, रेगुलर प्लान्स बेटर है? सो वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई विल गिव यू वेरी ऑनेस्ट आंसर, बट आई माइट बी ट्रोल्ड फॉर दिस। ओके, गो फॉर इट। या आप भले ही फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, आपको लगता है मुझे कौन सिखाएगा, मैंने MBA की है, IIMC की है, मुझे तो सब आता है, फाइनेंस भी पढ़ी है मैंने। टू अटैक्ड भाई, टू अटैक्ड है ना? तो ऐसा लगता है, देखो आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट सबको ऐसा लगता है पैसे के बारे में हमें कौन बताएगा यार। बट पैसा क्या होता है, बहुत इमोशनल टॉपिक होता है, और हम कोई चीज़ इमोशनल जब आ जाता है तो हम गलतियां कर बैठते हैं, हम रैशनल नहीं होते। हमें लगता है हम रैशनल हैं, बट हम रैशनल नहीं होते। तो कोई एक अच्छा एडवाइज़र आपको चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि क्या आपके लिए सही है। एंड एवरीबडी इज डिफरेंट, सबका रिस्क प्रोफाइल अलग है। तो आप कह रहे हैं रेगुलर प्लान। कैन यू इमेजिन, हमारे मतलब एक क्लाइंट हो इज द म्यूचुअल फंड CEO, आपको नहीं लगता उनको सब कुछ पता है? वो क्यों एडवाइस ले रहे हैं? राइट, बिकॉज ही थिंक्स, ही सेज गजेंद्र आई मे बी सब्जेक्टिव, बिकॉज ये मेरा खुद का पैसा है ना, मैं बायस हो सकता हूँ। मार्केट जब नीचे जाएगा तो मैं घबरा सकता हूँ, इसीलिए आई नीड समवन टू गाइड मी। सी एज लॉन्ग एज जो आप कॉस्ट पे कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। 90% कोई भी म्यूचुअल फंड्स में आप इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए डालोगे, ऑन एन एवरेज योर कॉस्ट इन रेगुलर प्लान इज 2%. तो नाउ इफ यू आर गेटिंग एडवाइस, ideally you should earn better than 2%. That is the role of a good advisor. 2016 में 18 रुपए की NAV थी और 2017 में 24 रुपए की NAV हो गई, राइट? तो एक साल में फंड ने 30% का रिटर्न दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। और एक साल में 10 लाख का 30%, 13 लाख रुपए बन गए। आपने 10 लाख का 13 लाख जर्नी हुआ ना, उसमें आपने 0.6% का कॉस्ट पूरे साल का एवरेज पे किया है। कॉस्ट हर महीने कैलकुलेट होता है, हर दिन की NAV पे कैलकुलेट होता है। अब आपका बेस 13 लाख बन गया, तो अगले साल आपका 13 लाख पे 0.6% लगेगा, 10 लाख पे नहीं लगेगा, जो करंट वैल्यू होती है। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है, टोटल एक्सपेंस रेशियो उस पे चार्ज होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं मैंने 10 लाख डाले
और अब वो 1 करोड़ बन गया तो मैं तो 10 लाख पे ही 0.6% दे रहा हूँ, यानी 6,000 रुपये। नहीं, मतलब मार्केट वैल्यू पे होगी। मार्केट वैल्यू नहीं तो इंसेंटिव ही नहीं है फंड मैनेजर के लिए आपको इतना मेहनत करने का। तो ये आपको समझ में आएगा। ये डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान का TR 1.6% के आसपास होगा, क्योंकि कमीशन भी इन्वॉल्व है। ये देखिए, ये लार्ज कैप फंड है, इसमें मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में जाएगा। लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है, उनका मार्केट कैप सबसे उनका highest टॉप होता है। 100 मार्केट कैप, इंडिया में जो टॉप 100 बड़ी कंपनीज है बाई साइज बाई मार्केट कैप, दे आर कॉल्ड लार्ज कैप। 100 से लेकर 250 तक होता है मिड कैप, और 250 से बियॉन्ड स्मॉल कैप। ये सभी का डेफिनेशन है। हर 6 महीने में ये लिस्ट नई अपडेट होती है, एम्फी उसको अपडेट करता है, और म्यूचुअल फंड उस कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक तो है। जैसे कि अब हमने फ्लेक्सी कैप फंड देखा था, तो इसमें मिनिमम 65% वो इक्विटी में उनको डालना पड़ेगा, और चाहे लार्ज मिड और स्मॉल कहीं भी डाल सकते हैं। हर फंड कैटेगरी में करीबन 20-20, 30-30, 40-40 फंड्स होते हैं, 50 फंड्स होते हैं। तो अभी किसी के लिए भी कंफ्यूज है कि कैसे करें। सो दैट इज हाउ देन यू हैव टू सी द अदर पैरामीटर्स की उस फंड में क्या क्या देखना चाहिए, राइट? जैसे स्टार रेटिंग्स बहुत लोग देखते हैं। हाँ, मतलब लोग इन्वेस्ट ऐसे ही करते हैं कि हाँ इसको 5 स्टार मिला है तो बेस्ट ही होगा ये फंड। हाँ, ये गलत तरीका है। ये आप रियर व्यू देख रहे हो जो हो चुका है, राइट? ये गारंटी नहीं है कि वापस होएगा। वो कौन सी पैरामीटर्स होते हैं? हाँ। लाइक जैसे 5 स्टार रेटिंग को अलग करते हैं, Correct. रिटर्न्स को फिर अलग करते हैं। हाँ, उनके अलावा क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? ये चीज़ सब म्यूचुअल फंड्स में होती है। रिस्क, आपको रिस्क नहीं लेना तो आप लार्ज कैप में चले जाओ, हाइब्रिड में चले जाओ, डेट फंड्स में चले जाओ। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप हो गया। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो। कॉस्ट, हर म्यूचुअल फंड का टोटल एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ रहता है। किसी का 2.25 भी होता है, किसी का 1.5 भी है, डायरेक्ट प्लान में तो 0.5 भी है। तो वो आपको डे 1 में पता है क्या है, तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो। टाइम 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये आपके हाथ में है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। और फाइनली ये बिहेवियर कि हाउ डू आई एक्ट। अभी जैसे मार्केट 15% करेक्ट हुए हैं, शुड आई जस्ट स्टे रिलैक्स्ड? तो ये चारों चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, बट हम लोग इस पे फोकस नहीं करते। स्पीकिंग ऑफ फंड फैक्ट शीट, अक्सर कहते हैं कि ये ना बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड के CV की तरह होता है। हाँ, एंड टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। करेक्ट। तो लेट्स से कि फंड फैक्ट शीट मेरे सामने, अच्छा सामने ही है, यस, बिल्कुल। तो व्हाट आर द की थिंग्स जो मुझे देखनी चाहिए? इसमें भी क्या न्यूआंस है जो हमें एब्सोल्युटली पकड़ना चाहिए? बिल्कुल। सो सबसे पहले की चीज़ देखनी चाहिए कि फंड कितना पुराना है। अच्छा, राइट? जितनी लंबी फंड की हिस्ट्री है उतना अच्छा वो उतने डेटा पॉइंट्स भी प्रॉब्लम उतना आपको डेटा पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ। तो हर फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके आप फैक्ट शीट देख सकते हो, और ये हर मंथ पब्लिश होती है। सारे फंड्स की उस मंथ तक की गतिविधियां उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे XYZ फंड है तो इसमें टॉप होल्डिंग HDFC बैंक, यहाँ पे 8%, आपका 100 रुपया में से 8 रुपया HDFC बैंक में लगा है। बजाज होल्डिंग्स में 7 रुपया लगा है। तो ये तरह का टॉप 10 होल्डिंग्स का ब्रेकअप दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इसमें आप देखोगे, 62 है। 62 हाई है कि लो है? बहुत कम फंड में 150-200 स्टॉक होंगे, बहुत कम फंड में सिर्फ 25-30 स्टॉक होंगे। ऑन एन एवरेज सब में 60-70 होते हैं, राइट? बट वो हर फंड कैटेगरी से कैटेगरी पे फर्क पड़ता है। तो फिर वो परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं करता? नहीं, कर सकता है। अच्छा, मतलब बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ज़्यादा स्टॉक्स है तो अच्छा रिटर्न होगा। हाँ, या वो कुछ भी हम नहीं अच्छा, कह सकते हैं। उसका हर कोई फंड, correlation नहीं है। क्योंकि क्या होता है, देखो हर बैट्समैन का स्टाइल अलग होता है। तो फिर भी वो सेंचुरी मारते हैं ना, हमें लगता है यार ये क्या खेल रहा है, बट उसका अपना तरीका है। फिर एक चीज़ जो है NAV, मैंने आपको मूवमेंट बताया कि NAV मूवमेंट आप देख सकते हो कि हर साल क्या हुआ। इसमें 24 रुपये था, फिर 27, फिर 37, आज की डेट में 87 का NAV है इस साल का, जो हम देख रहे हैं 2025 में भी चल रहा है। ये जो 5 स्टार है इसका मतलब पिछले 2-3 सालों में शायद अच्छा किया है, बट ये 5 स्टार का कोई गारंटी नहीं है कि आगे 3 साल कैसा रहेगा। इसी मेट्रिक को 2 फंड में कंपेयर करें, हाँ, वो फिर हमें क्या बताता है? सो देखो ना, अभी आप ये फंड है, ये भी 5 स्टार फंड है, लेकिन आप इसकी अब ये हिस्ट्री देखिए आप। 2016 में इसका रेटिंग नहीं था, 2017 में 4 स्टार था, बट 2018, 19, 20, 21 में 2 स्टार या 3 स्टार ही रहा है। राइट? और अभी फिर 4 स्टार हुआ और अभी 5 स्टार है। एंड इसकी क्वार्टाइल रैंकिंग भी काफ़ी वेरी कर रही है। काफ़ी, अभी 2025 में ये 4th क्वार्टाइल पे आ गया। हाँ। 2024 में 1st क्वार्टाइल पे था। राइट? क्वार्टाइल मतलब क्या होता है, 4 क्वार्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट 25%, सेकेंड 25, थर्ड 25, फोर्थ 25। तो आपको वो देखना है कि आपका जो फंड है टॉप 1 या टॉप 2 क्वार्टाइल में लंबे टाइम तक रहे तो अच्छा फंड है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा फंड टॉप परफॉर्मिंग हो, मैं चाहता हूँ मेरा फंड टॉप 2 क्वार्टाइल में रहे। राइट। सो क्लास में 100 बच्चे हैं, मुझे फर्स्ट रैंक नहीं लाना है। राइट। राइट? जैसे वो बिहार में वो टॉपर थी, एग्जैक्टली, मैंने तो पापा को बोला था कि पास करवा दे, उन्होंने तो टॉप ही करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक साल में 32% फंड ने रिटर्न दिया है।
बेंचमार्क ने 10% रिटर्न दिया है। जो रीसेंट परफॉर्मेंस आपका इतना ऊपर ले गया कि एवरेज सब बराबर कर दिया, गॉट इट। बट वो कंसिस्टेंट नहीं था। वही अक्सर कहते हैं लोग कि जिस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर बेस्ट परफॉर्म किया है या एक विनर है, अगले साल हो सकता है, अ वेरी गुड चांस कि वो लूजर है। बहुत 90% चांसेस, ये वर्ल्ड ओवर इतनी सारी स्टडीज हुई है कि जो 3 साल का बेस्ट परफॉर्मिंग था, इस साल नंबर 1 रैंक था लास्ट 3 ईयर्स में, अभी वो 170th रैंक पे आ गया। फंड का जो साइज है, हाँ, राइट, इज दैट आल्सो अ क्लू या अ पैरामीटर दैट टेल्स अस कि इसमें पैसे डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए? हमने ऐसा देखा है कि लोग बोलते हैं अगर फंड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो इट अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस। देखो क्या होता है, छोटी शिप है, छोटी जहाज है, तो उसको नेविगेट करना बहुत ईजी है। छोटा बोट है, बट एक बहुत बड़ी जहाज है, टाइटैनिक वाज अ बिग शिप, और वो सामने आइसबर्ग दिख रहा था, एंड जो स्पीड में थी उसको नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और परफॉर्मेंस आना धीरे धीरे एक फंड मैनेजर के चैलेंज हो जाता है, राइट। तो खासकर जैसे कई स्मॉल कैप कैटेगरी है, उसमें अगर आपका फंड साइज बड़ा हो गया तो आप कोई भी स्टॉक बाई करते हो ना, तो उसका प्राइस मूवमेंट को आप इम्पैक्ट करते हो। गॉट इट। समथिंग कॉल्ड ट्रेलिंग रिटर्न्स। यस, तो ये जो मैंने बताया पॉइंट टू पॉइंट, जो हर वेबसाइट पे जनरली यही होता है। ये अच्छा नहीं होता, रोलिंग रिटर्न्स अच्छे रिटर्न्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट तो मैंने आपको जो दिखाया ना, ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स थे जो अभी मैंने आपको दिखाया। ये जो मैंने आपको बताया आज के डेट से 1 साल पहले 32% दिए हैं। ओके। तो अगर लास्ट 1 साल में फंड ने अच्छा किया तो 3 साल भी अच्छा दिखेगा, 5 साल भी अच्छा दिखेगा, बट ये तो आज एक पॉइंट से लेके लास्ट ईयर के पॉइंट तक का है। ओके। बट हाउ डू आई नो कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ये फंड ने कैसा दिया है? तो उसको रोलिंग रिटर्न्स कहते हैं। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, आई जस्ट शो यू। सपोज ये फंड 10 साल पहले आया था और आपने 1 जनवरी को पैसा डाला और आपने 3 साल के लिए पैसा डाला, तो 1 जनवरी 2010 में डाला और 1 जनवरी 2013 में 3 साल हो गए। करेक्ट। आप 2 जनवरी 2010 में भी डाल सकते थे और 2 जनवरी 2013 में उसका परफॉर्मेंस अलग होता। ऐसे ऐसे करके हर दिन का मैंने टाइम पीरियड लिया है, उसको डेली रोलिंग रिटर्न्स बोलते हैं। ये जैसे मैंने 3 साल का रोलिंग रिटर्न्स लिया इस फंड का। वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। दिस इज रोलिंग रिटर्न्स, आप ऊपर देख रहे हैं। ओके। आपने कोई भी दिन इस फंड में पैसा डाला है पिछले 15 साल में, कोई भी दिन 3 साल के पीरियड के लिए, तो जो वर्स्ट परफॉर्मेंस था ना वो -27% था। मतलब यू आर द अनलकीस्ट इन्वेस्टर इफ यू वुड हैव पुट ऑन एनी पर्टिकुलर डे, और 3 साल के बाद आपने निकाला, तो इससे खराब नहीं हो सकता है पूरी फंड की हिस्ट्री में। -27 आया है। ऑन द अदर साइड आप लकी कब रहते हैं, आपने ऐसे एक दिन डाला और 3 साल बाद निकाला और आपका रिटर्न 84% आया है। बट 84 भी किसी का नहीं आता और -27 भी किसी का नहीं आता है। एवरेज क्या है 15%। और इसी के कंपैरिजन में निफ्टी जो बेंचमार्क है, निफ्टी में अगर आपने 3 साल वर्स्ट किए होते तो -21% है, बेस्ट इज 68%, एवरेज इज 13.5, एवरेज इज 13.5, राइट। सो देखो एवरेज में 15.9 वर्सेस 13.5, यानी इस फंड ने ओवर अ लॉन्ग टर्म 3 ईयर पीरियड में निफ्टी को बीट किया है। सेम चीज़ उन्होंने गोल्ड का भी दिया है कि अगर गोल्ड में 3 साल के पीरियड में वर्स्ट आउटकम इज -7.9%, बेस्ट आउटकम इज 35.5% एंड एवरेज इज 14, तो इसने गोल्ड को भी बीट किया है, राइट। सो यू हैव टू लुक एट एवरेज। मिनिमम और मैक्सिमम आपको एक रेंज देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। 3 साल के पीरियड में अगर आपने पैसा डाला है तो ओनली 8% ऑफ द टाइम आपका नेगेटिव रिटर्न आया है इस फंड में, माइनस, राइट। यानी 92% टाइम आपका रिटर्न पॉजिटिव आया, आपने पैसे खोए नहीं है। और हाउ मेनी परसेंट ऑफ द टाइम द फंड इज बीटन एफडी काइंड ऑफ रिटर्न्स, व्हिच मींस 7% एंड अबव, जो लास्ट कॉलम है 81% ऑफ द टाइम इस फंड ने एफडी को बीट किया है ओवर अ 3 ईयर पीरियड। अब मैं इसको 5 ईयर कर देता हूँ। 5 ईयर के पीरियड में 92% ऑफ द टाइम दिस फंड हैज बीटन एफडीज एंड नेगेटिव रिटर्न्स कितना है? 0। सो आई कैन देन सेफली से, अगेन इसका कोई गारंटी नहीं है कि अभी तक 0 नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, गारंटी नहीं है, बट आई कैन सेफली से कि ओवर द लास्ट 20 ईयर्स में कभी भी ऐसा आज तक 5 साल नहीं आया कि इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। बेसिकली जब होराइजन लंबा हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ऑफ नेगेटिव और लाइक बैंग ऑन टारगेट। यू हैव सेड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अब यहाँ देखो आप, 0 and 100 एफडी को 10 साल के पीरियड में हर टाइम पे बीट किया है। इवन इफ यू आर द मोस्ट अनलकीस्ट इन्वेस्टर्स, यू हैव गॉट दिस काइंड ऑफ रिटर्न। हाँ, इतने भी अनलकी फिर नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। तो ये रोलिंग रिटर्न सबको देखना चाहिए। ये हर वेबसाइट पे नहीं मिलता है, बट बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिलता है। रोलिंग रिटर्न्स आपको पूरी हिस्ट्री दे देती है। स्टॉक्स में तो इन्वेस्टर्स मल्टी बैगर्स तो ढूंढते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के केस में 100 बैगर्स कैसे मिलते हैं?
म्यूचुअल फंड्स में भी मज़े की बात है, बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने 100 बैगर्स बनाए हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताना चाहता हूँ। आप इमेजिन कीजिए जिस दिन आप बॉर्न हुए थे और आपके पेरेंट्स ने आपके नाम पे 1 लाख रुपए डाले होते, राइट, जब आप 22 साल के होते तो 1 करोड़ रुपया हो गया। आई थिंक ये इसका स्क्रीनशॉट मुझे अपने फैमिली ग्रुप में डालना चाहिए बिल्कुल। क्यों ताकि नहीं डाला 3 साल और आपने होल्ड किए हैं तो 100 का 150 गुना हो गया, 150 गुना, 1 लाख का 1.5 करोड़ हो गया। 3 साल खाली होल्ड किए, 1 साल और होल्ड किए आपने तो 200 गुना हो गया। तो 100 गुना टाइम था, पीरियड भी कम हो रहा है, टाइम पीरियड कम हो रहा है, और 2 साल में आपने होल्ड किया तो 300 गुना। ओह गॉड। एंड फाइनल फिगर मैं आपको अभी बताता हूँ, इन लास्ट 28 ईयर्स दिस हैज बिकम 400x। मल्टी बैगर का बाप है ये। हाँ, और ये बिल्कुल नहीं हो रहा। और ये एक फंड नहीं, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो लगभग सिमिलर रिजल्ट्स दिए हैं। ओके, तो आप किसी भी एक अच्छे नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में 15, 20, 25 साल देते हैं। जो मैंने मेरा SIP का एग्जांपल दिया आपको, व्हेन माय डॉटर वाज बॉर्न 24 दिसंबर, ये देखिए आप, तो उसके नाम पे मैंने 10,000 की SIP चालू की थी 29 दिसंबर 2010 को। राइट, एक महीने बाद नेमिंग सेरेमनी थी, 50,000 70,000 का गिफ्ट उनको मिला। तो लोग क्या करते हैं गिफ्ट में? आपके पेरेंट्स ने क्या किया होगा जब आपकी नेमिंग सेरेमनी हुई थी? आई मीन आई एम गेसिंग उस वक्त म्यूचुअल फंड का इतना ट्रेंड भी नहीं होगा, तो गोल्ड EFT की होगी, राइट? तो मुझे, चूंकि मैं इस इंडस्ट्री में था, मैं बोला मुझे यहाँ नहीं डालना, मुझे इसी में टॉप अप करना है। मैंने 50,000 और 70,000 जो आए थे पैसे उसी दिन उसमें डाल दिए। 10,000 की जो मैं SIP करा था करते गया। एक साल बाद मैंने जब देखा इसका वैल्यू, तो आप देखो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए मैंने डाले थे और 1 साल बाद 2,30,000 हो गए भाई। अभी आप अपने पेरेंट्स को ले जाके बताओ कि मैंने ये किए हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? अरे यार, बच्चे के नाम का पैसा तुमने क्या कर दिया, बर्बाद कर रहे हो तुम, राइट? तो मेरे घर में भी ऐसा ही हुआ। मैंने बोला आप क्यों चिंता करते हो, अभी थोड़ी ना उसको पढ़ाने के लिए भेजना, अभी तो 18 साल 20 साल बाद भेजना है, ये तो 1 साल हुआ है। मैंने उनको हौसला बढ़ाया उनका, और मैं करते गया। फिर दिवाली आई, दिवाली पे मैंने 21,000 रुपये, धनतेरस के दिन लोग सोना खरीदते हैं, देखो 21/10/2014 मैंने 21,000, दिन अच्छा था, सोने की जगह मैंने इसी फंड में टॉपअप कर दिया। राइट, उसका जन्मदिन आया, उसको 11,000 के एनवेलप मिले, तो मैंने मेरी वाइफ ने मुझे दिया, मैंने उसमें टॉपअप कर दिया। बाकी 10,000 जो जा रहे हैं। 2 साल पहले जब वो 12 साल की थी, तब तक मैंने 16,95,000 डाल दिए थे, और फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख ऑलरेडी टच हो गई है जब वो 12 साल की थी तब। अच्छा, मतलब 2 साल पहले 12 साल की थी, तो राइट, 50 लाख फर्स्ट टाइम क्रॉस हुआ। मैं बहुत खुश हो गया, मतलब कि वाओ, अब दिख रहे हैं कि कुछ पैसे बन रहे हैं, राइट? बट गेम तो अब चालू हुआ है जो कंपाउंडिंग का। अब 2 साल और निकल गए, ये तो 2022 का सितंबर का मैंने आपको बताया। अभी मैंने देखा, इनफैक्ट 4-6 महीने पहले, यस, आई कांट बिलीव दिस। और डाले मैंने 2-2.5 लाख और हैं, 10,000 करके 2 साल में 19 लाख रुपए मैंने अब तक डाल दिए, और उसकी वैल्यू 1 CR हो गई है। तो इसको बोलते हैं मल्टी बैगर्स। आप, और अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी तो 14 साल हुए हैं। हाँ, शी इज जस्ट 14। तो आप सोचो 18 में, 22 में, अगर मुझे 25 में निकालने सपोज, या बाहर भेजने के लिए फॉरेन एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 22, 23, 24 साल में, तब ये कहाँ जाके रुकेगी? दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ मल्टी बैगर इन म्यूचुअल फंड्स। एंड यू डोंट हैव टू बी लकी। मतलब स्टॉक्स में तो क्या होता है, आपको नजर रखनी पड़ती है, यू हैव टू बी रियली लकी rather than going for multi-baggers, rather than choosing the best performing fund. I always say just choose a normal performing fund, stay there for 20 years. That is the strategy to create wealth. Okay, I guess we have one job, बस वहाँ पे टिकना है। Okay. और ये सबसे मुश्किल काम है। क्यों मालूम है? क्योंकि we all come from monkeys generation. Monkeys एक जगह बैठते नहीं है। I feel attacked. Yeah, no, I know everybody. हम लोग उछलते कूदते रहते हैं ना। और सबसे अच्छी बात मैंने क्या की लाइफ में मालूम है? मैंने चूंकि 1 रुपया भी नहीं निकाला, तो मैंने गवर्नमेंट को 1 रुपया भी टैक्सेस नहीं दिया। जब तक आप म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं निकालते हो, आप टैक्स नहीं भरते हो। फंड मैनेजर कितनी भी बाइंग एंड सेलिंग करे आपके फंड के अंदर में, बिकॉज वो ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, आपका टैक्स नहीं लगता है। बट अगर आप ये खुद करते तो आपकी कंपाउंडिंग होती नहीं, क्योंकि आप हर बार स्विच कर रहे हो तो टैक्स भर रहे हो। किस टाइप की म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है? खासकर सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सेक्टोरल फंड्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है।
वो जो रिस्क बेटर में सबसे हाईएस्ट में आते हैं। जब आप एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में डालते हो ना, तो एक फंड मैनेजर 10-15 सेक्टर्स में डालता है। 15% बैंकिंग में डाल दिया, 15% IT, 15% फार्मा, 5% FMCG ले लिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, 5% रियल एस्टेट ले लिया, तो वो खुद करता है। बिकॉज फर्स्ट रूल ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है? बाय लो सेल हाई। जो नहीं चला उसको खरीदो, और जो चल चुका है, जिसमें आपने पैसे बना लिए, उसको बेचो। तो वो फंड मैनेजर का काम है इन अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वो अपना आप करेगा। बट जहाँ आप खुद दिमाग लगाने लग जाते हो कि नहीं ये सेक्टर चला ही नहीं है, मैं खुद कर रहा हूँ, देन यू आर चूजिंग दैट सेक्टर, देन टाइमिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्री और एग्जिट। और ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं नहीं कर पाएंगे। मैं 20 साल से हूँ, मैंने सीखा है, तो मैं मेरा पैसा सेक्टर फंड्स में डालता हूँ, थीमेटिक फंड में डालता हूँ, स्मॉल कैप फंड में डालता हूँ, बहुत हाई रिस्क, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द रिस्क। सबसे अच्छी बात क्या, मार्केट्स में हर सेक्टर, हर थीम का साइकिल आता है। जैसे हमने बात किया, फंड परफॉर्मेंस का भी साइकिल होता है, फंड मैनेजर का भी साइकिल होता है। ऐसा कोई नहीं है कि सचिन तेंदुलकर का भी साइकिल था, विराट कोहली का साइकिल, रोहित बैड डेज, रोहित शर्मा का, दोनों का बैड डेज ही चल रहे हैं अभी पिछले 3-4 साल से, राइट? तो उनका तो साइकिल खाली नीचे ही दिख रहा है अभी, बट ठीक है, इट्स ओके। हम बोलते हैं ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। बट आई नो PSU रैली में आपने 56% कैगर अचीव किया, आई थिंक कुछ 4-5 सालों में। बहुत सिंपल लॉजिक है। मैंने 2020 में PSU कैटेगरी में मैंने डालना चालू किया, जब सारी दुनिया PSU को हेट करती थी, क्योंकि पिछले 10 साल का रिटर्न नेगेटिव था PSU में। दिस इज माई PSU इक्विटी फंड, SIP आप देख सकते हैं यहाँ पे, 75,000 रुपीज़ की मैंने 2020 में चालू की। करेक्ट, ठीक है। मैं करते गया तो 2024 तक, जुलाई तक मैंने कुछ 37 लाख रुपीज़ डाल दिए थे, और उसकी वैल्यू लगभग 97 लाख रुपीज़ हो गई थी, जो आप 56% कैगर की बात कर रहे हो। तो आप बताओ क्या करोगे उस पैसे का? अगर आपके 37 लाख ऑलमोस्ट 1 करोड़ हो गए हैं, वुड यू लेट इट कंटिन्यू? बिकॉज सारी दुनिया आ रही है अभी, सब लोग आंख बंद करके PSU में डाल रहे थे। नहीं, फिर तो आई थिंक निकालना बेटर होगा ना। यू आर स्मार्ट। 98% लोग आ रहे हैं और आप निकल रहे हो, राइट? मैं भी लकी था, मैंने 18 जुलाई 2024 को मेरे जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे, 97 लाख मेरा पूरा पोर्टफोलियो का वैल्यू था, लॉन्ग टर्म 82 लाख थे, यानी जो 1 साल से ऊपर हो गए थे, तो उस पर टैक्स 12% लगता है। तो मैंने क्या किया, लॉन्ग टर्म वाले सारे निकाले, तो उसमें एग्जिट लोड भी नहीं लगा। एग्जिट लोड क्या होता है म्यूचुअल फंड में? अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो 1% पेनल्टी लगती है। तो लेकिन जो लॉन्ग टर्म यूनिट्स मेरे हो गए थे, जो 2020 में मैंने SIP की, 21 में की, 22 में की, 23 में जुलाई तक की, वो सारे यूनिट्स मेरे फ्री थे। तो मैंने वो सारे 82 लाख निकाल लिए थे। और क्या रेट्स पे निकाले थे मैंने? देखो 81 के 81 के रेट्स पे मैं एग्जिट कर गया। आज 6 महीने बाद में उसकी करंट वैल्यू है 65 रुपीज़ टुडे। 81 का 65 रुपये आ गया। ओके, ऑलमोस्ट 20% से ऊपर करेक्शन हो चुका है। इन हाइंडसाइड आई वाज लकी कि मैंने मेरे ऑलमोस्ट सारे पैसे निकाल लिए, और मैंने वो सारे पैसे बैंकिंग फंड में डाल दिए थे, स्विच कर गए थे, क्योंकि मैं कैश का करूँगा क्या, एज इन कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। और उसमें जो डाले हैं वो अभी तक फ्लैट है, ना नीचे हुआ है ना ऊपर हुआ है। तो ऐसा कोई और सेक्टर का केस है? सेम चीज़ ऐसा ही मेरे साथ ऑटो सेक्टर में भी हुई थी, बट ऑटो सेक्टर में मैं नहीं निकाला। तो वहाँ एक तरह से गलती हो गई, और मैं बताता हूँ वो गलती क्या हुई है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ऑटो सेक्टर में भी 2021 से SIP कर रहा हूँ। जो मैंने पहली SIP की थी करीबन 1.5 लाख रुपए की, वो 124-126 रुपये में गई है। आज की NAV क्या है बताओ? 282 आज की है। ओके, और ये हाई में कितनी गई थी? आप देखो ऊपर जाके देखोगे, 318 की भी NAV गई है, और आज की NAV वापस इसकी आ गई है 282। तो मैं चाहता था, तो लास्ट जुलाई में मैं अगर यहाँ से निकल जाता तो 310 रुपये में निकल जाता। तो आज मैं यहाँ भी 10-15% डाउन हूँ, क्योंकि मुझे इतना बबल नहीं लगा जितना PSU बबल लग रहा। मुझे अभी तक कन्विक्शन है, मैं रखा हूँ। लकीली इस बजट में निर्मला जी ने टैक्स बूस्ट जो दिया है, उससे मुझे लगता है लोग काफ़ी वापस ऑटो सेक्टर खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, 2 व्हीलर्स खरीदेंगे। आई थिंक 4th या 5th पे कमीशन जब आया था 15 साल पहले, तो लोगों ने सबसे पहले जाके भर की गाड़ियाँ खरीदी थी, क्योंकि गाड़ियों का क्रेज़ उस वक्त बहुत ज़बरदस्त था। तो अगर अब 8th पे कमीशन आया, तो मैं ये नहीं बोला कि मारुति बढ़ेगी, सब गाड़ियाँ बढ़ सकती है। ऑटो सेक्टर, मैं तो ऑटो सेक्टर में राइड कर रहा हूँ, मैं तो कोई कंपनी पे राइड नहीं कर रहा हूँ। ये फ़ायदा होता है इन म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक। लेट द फंड मैनेजर डिसाइड कि उसमें मारुति बढ़ेगी, कि हुंडई बढ़ेगी, कि टाटा बढ़ेगी, वो मेरा काम नहीं है। मुझे मोटा मोटी सोचना है कि क्या बढ़ेगा। इस बार मुझे अगर लगेगा कि ऑटो सेक्टर में
सारी दुनिया अब आ रही है, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा रिटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है तो मैं निकल जाऊंगा। देखो अभी मेरा रिटर्न कितना दिख रहा है, 23% कंपाउंडेड दिख रहा है। ये मेरा PSU में 56 दिख रहा था, इसीलिए मैं PSU से निकला था। Got it. और यहाँ पे क्लियर साइंस थे। हाँ, यहाँ पे उस वक्त ये 32 33 दिख रहा था, मतलब अभी इसमें थोड़ा गैस बाकी है। मिस्टर वैद्यनाथन जो फॉर्मर ED सेबी के थे, वो कहते थे इट अमेजेस मी द लीस्ट रिस्क प्रोडक्ट इन द कंट्री विच इज़ लिक्विड फंड इज़ नॉट सोल्ड टू रिटेल इन्वेस्टर्स। वो नहीं बेचा जाता क्योंकि उसमें इंसेंटिव्स बहुत कम है किसी को बेचने के लिए, बट वो कस्टमर के लिए बहुत फ़ायदा है। और अब मैं आपको एक मेरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप देखिए, मेरे पास 25 तारीख को 25 अगस्त को मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए थे थर्सडे को। फ्राइडे को बैंक हॉलीडे थी, कोई त्यौहार थे, सैटरडे संडे तो बंद रहता ही है। मुझे मंडे को वापस चाहिए थे पैसे, तो 4 दिन के लिए मेरे पास पैसे थे। मैं सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखूँ तो मुझे 3.5-4% मिलते हैं। मैंने क्या किया, पैसे को लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, और ये ऐप के थ्रू इंस्टेंट आप कर सकते हो। तो 5 लाख मैंने डाल दिए। मंडे 29 अगस्त को मैंने वापस निकाल लिए। 5 लाख का मुझे मिला 5,04,000 रुपये। 4 दिन में 400 रुपये मैंने कमाए। क्या ख़राब है, त्यौहार थे, हॉलीडे था, आप एंजॉय कर रहे थे, आपके पैसे काम कर रहे थे। ये तो मेरा पर्सनल एग्जांपल है। मेरे कंपनी का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो कोई भी बिजनेस है, जैसे मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो बिजनेस का करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट को आपको लगता है कुछ भी पैसे उसमें होते हैं तो उसमें इंटरेस्ट मिलता है? नहीं, 0 मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर 1 करोड़ रुपया भी आपका करंट अकाउंट में है, आप उसमें कुछ नहीं कमाते हो। सेविंग्स में तो फिर भी आप 3.5% 4% कमाते हो। फिर मैंने ये किसी को बताया, क्लाइंट को, अब उनकी स्टोरी सुनिए, आप बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो इन्वेस्टर हैं जिनकी रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास 57 लाख रुपीज़ पड़े थे कंपनी अकाउंट में। सूरत रहते हैं, कपड़े के व्यापारी हैं। 15 दिन सूरत दिवाली में बंद रहता है। तो जस्ट दिवाली से पहले उनका फ़ोन आया कि अरे ये 57 लाख पड़े, मुझे दिवाली के बाद किसी को देना है, तो मैं क्या करूँ इसका? तो मतलब 15 दिन आप बैंक में रख के मतलब नहीं, आप इसको लिक्विड फंड में डाल दो। तो वो उन्होंने सुना भी नहीं था लिक्विड फंड क्या होता है। तो आप ये देखिए, 1 तारीख को उन्होंने पैसे डालने चालू किए, तो 57 लाख का 57,56,000, यानी 1-1.5 महीने में 56,000 रुपीज़ का उनका आ गया। तो मैंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको दिवाली का आईफोन मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। उसके बाद से आज 5, 7, 10 साल हो गए हैं, वो अपना पैसा मुझे मतलब पता ही नहीं चलता, खुद डालते हैं, खुद निकाल लेते हैं। I mean, इससे पहले तो बैठे बैठाए नुकसान के बारे में सुना था, ये तो बैठे बैठाए फ़ायदा है। लेट्स से किसी सेक्टर ने या किसी फंड ने, नॉट सेक्टर, किसी फंड ने पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर को, 15-20% का करेक्शन हुआ है मार्केट में। इन दैट सिचुएशन होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए? डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में तो नहीं बेचना चाहिए, बिल्कुल भी। अच्छा, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, बिकॉज डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में 15% इज नॉर्मल करेक्शन। अच्छा, बेचने और खरीदने का मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ जो मैंने सीखा है। इक्विटी मार्केट इज लाइक ए पेंडुलम, वो इधर उधर हिलता रहता है, वो बीच में कभी नहीं रहेगा। तो अगर वो थोड़ा 20% ऊपर गया है तो आप सोचो कि मैं बेच लेता हूँ, तो आप हर बार रीबैलेंसिंग ही करते जा रहे हो। तो रीबैलेंसिंग में क्या कर रहे हो, आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, राइट? तो वो सही स्ट्रैटेजी है। मैं क्या करता हूँ, जब तक ये पेंडुलम एकदम एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट तक हिट नहीं करता है, ग्रीड फैक्टर आ गया था, वो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स है जिससे पता चल जाता है। तो मैंने वहाँ से निकाले थे। मेरा काफ़ी पैसा स्मॉल कैप फंड्स में भी हैं, वो तो मैंने एग्जिट नहीं किए हैं क्योंकि मुझे नहीं लगा कि वो पेंडुलम पूरा ग्रीड पे चला गया है। ओके, इट इज़ एक्सुबरेंट, महंगा है, प्रीमियम है। तो जब एक्सट्रीम राइट पे ये लेफ्ट पे होता है ना, तो ही मैं एक्शन लेता हूँ। विच मीन्स फॉर मी द गोल्डन रूल ऑफ इक्विटी इज 90% ऑफ द टाइम डोंट डू एनीथिंग। ओके, तो आपने जैसे कहा ना कि अगर 10-15% हो गया है तो आप टॉपअप करो, बट पैसा निकालो मत। ये लोग उल्टा करते हैं। लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे ही 15% डाउन आया ना, आप देखो प्लेटफॉर्म्स पे बहुत लोग SIPs बंद कर रहे हैं। बहुत लोग फंड को स्विच कर रहे हैं, अरे यार नुकसान हो गया, चलो इस फंड में डाल देता हूँ। आपको पता है 50% SIPs 2 साल की पीरियड के अंदर बंद होती है। इन फर्स्ट 2 years 50% SIPs। तो फिर आपकी कंपाउंडिंग कहाँ रही? 15% अगर आपका करेक्शन हुआ है, कुछ मत करो, थोड़े बहुत पैसे हैं, लमसम टॉपअप, तो टॉपअप कर दो। सो आई टेल यू माई स्ट्रेटेजी, व्हाट आई डू। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी SIP जा रही है 30 लाख की, हमने डिस्कस की। अभी तक मैंने 1 रुपया भी टॉपअप नहीं किया है। मार्केट्स 15% गिर चुके हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी SIP अपने आप टाइमिंग कर रही है, राइट? हर महीने अगर गिर रहे हैं तो वो टाइमिंग कर रही है। तो मैं बोला कि अभी मुझे मैनुअली नहीं करना, मेरे पास मैनुअल, और अभी तक मेरा 80% पैसा लगा हुआ है, 20% आई एम ऑन कैश, राइट? अब मार्केट अगर 20% का हिट करता है नीचे, देन टेक्निकली इट कम्स इनटू बेयर टेरिटरी। 100 का अगर 20% करेक्शन होता है ना, तो इट्स लाइक ए बेयर मार्केट, राइट? देन आई विल गो एग्रेसिव विथ माई मैनुअल अमाउंट्स एंड आई विल स्टार्ट टॉपिंग इट अप। तो मेरे पास 100 रुपये में 80 लगा दिया, अब 20 बचे हैं ना,
तो 10 रुपये जब 20% करेक्शन हो जाएगा तो 10 रुपये उस वक्त लगा दूंगा, फिर वेट करूंगा और 5% करेक्शन हुआ तो बाकी जो भी 10 रुपये हैं वो खत्म कर दूंगा। आपके पास कुछ ड्राई पाउडर है, एम्यूनिशन है, तो उसको आप यूज़ करो। तो अगर आपका 15% मार्केट टूटा है और आपके पास कुछ लिक्विडिटी आई है, बोनस आया है, कुछ पैसे आए हैं, दैट इज अ सिग्नल टू बाय। अच्छा, समझ गई। सो दिस इज सी, अदरवाइज नॉर्मली एसआईपी का रिटर्न आपका 12, 13, 14 आएगा नॉर्मली, बट अगर आपको उससे 2-3% हाई कमाने हैं तो ये ड्राई पाउडर काम आता है उस वक्त। 2020 मार्च वॉज एन आइडियल टाइम टू यूज़ दिस ड्राई पाउडर। जब सारी दुनिया पैनिक कर रही थी कोविड, तो मैंने उस वक्त पूरा ड्राई पाउडर का यूज़ किया। मैंने सारे पैसे स्मॉल कैप फंड्स में डाले और आज वो मल्टी बैगर्स हो गए हैं, सब 3-3, 4-4 गुना 3-3, 4-4 साल में हो गए हैं। Okay, so you always have to go contra to the public, contra to the crowd, because in investing something which is popular is rarely profitable. तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ SIP एंड लंप सम। Yes. मतलब ये कोएग्जिस्ट करते हैं। Yes. So 80% I always say long term SIPs करो, 20% आप ड्राई पाउडर रख सकते हो, राइट? देखो दो चीज़ें, आप चाहो तो 100% SIP करो, देन डोंट हैव ड्राई पाउडर, इवन दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। मतलब फिर आप दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मार्केट गिरा देखूं, क्योंकि हम लोग उन लोगों से बात कर रहे हैं जो खुद से कर रहे हैं। देखो उनके पास कोई एडवाइजर नहीं है, क्योंकि देखो जो मेरी आज तक वेल्थ बनी है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं बनी है, वो मेरी ऑटोमेटिक SIP के कारण बनी है। मैं अगर उसमें दिमाग लगाने जाता ना तो मैं कबाड़ा कर दिया होता। मजाक नहीं कर रहा हूँ। I love the honesty. Seriously, because Howard Marks says it's not the things that you buy and sell that makes you money, it's the things you hold. चुपचाप बैठ जाओ, right? Sleep on it. Because that's how you make crazy money. Right. See, you are sleeping, your fund manager is not sleeping. स्टॉक के साथ क्या होता है, अगर मैं बोलोगे नहीं अच्छे स्टॉक खरीद के मैं सो जाता हूँ, दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटजी। स्टॉक्स आर लाइक रोटी, अगर आप सो जाओगे ना तो वो जल जाएंगे, राइट? उसको टाइमली आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। तो वो फंड मैनेजर आपके लिए कर रहा है, उसको आप पैसे दे रहे हो, टोटल एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो। एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज अबाउट म्यूचुअल फंड टैक्सेशन। काफी लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में। उस पूरे थीम में वो क्या चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स? जैसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कुछ चीज़ होती है जो मुझे बिल्कुल नहीं समझती। सो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया, सबसे पहला जो रूल बताया कि डोंट इंटरप्ट इट अननेसेसरीली। तो मैंने पिछले 15 सालों में बहुत कम इंटरप्शन किया। अभी देखो, मैंने 37 लाख डाले थे उसमें PSU में, और 82 जो भी मैंने बेचे, तो उसमें मेरा अच्छा खासा टैक्स लगेगा 12.5%। बट ठीक, आई डोंट माइंड पेइंग टैक्सेस बिकॉज मैंने अच्छा रिटर्न्स कमाया है। टैक्स आप कहाँ से भरते हो? रिटर्न्स कमाने के बाद ही तो भरते हो। करेक्ट। तो लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम विद पेइंग टैक्सेस। आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग टैक्सेस। मैं तो चाहता हूँ भगवान मुझे बहुत कमाई करके दे। 100 रुपये बनाऊंगा तो मैंने निर्मला जी को 12.5 दे दूंगा आराम से, खुशी खुशी दे दूंगा। बट पहले बनाने तो दो आप मुझे। दैट इज द एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड की वेरी रेयरली यू पे टैक्स बिकॉज वेरी रेयरली यू टच योर मनी। तो 1 साल से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में भी निकालते हो ना तो 20% टैक्स लगते हैं इक्विटी फंड में, राइट। 1 साल के बाद आप निकालते हो तो 12.5 लगते हैं। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स यू टू थिंक लॉन्ग टर्म। बट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एग्जैक्टली सो वो क्या होता है? देखो, सपोज आपने 1 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में डाले, इस साल आपकी वैल्यू 2 लाख हो गई 1 साल बाद, ठीक है, तो आपका कैपिटल गेन कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का 2 लाख हो गया तो 1 लाख कैपिटल गेन है ना। करेक्ट। तो अगर आप ये 2 लाख रुपया पूरा बेचते हो ना तो 2 लाख आपके अकाउंट में आ गए, उसमें से 1 लाख कॉम्पोनेंट कैपिटल गेन है, आपका 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड से पहला 1.25 लाख रुपए हर टैक्स, रेसिडेंट टैक्स इंडिविजुअल के लिए माफ है। अच्छा, 1.25 लाख रुपए यानी, और 1 लाख आपका गेन था ना, तो 1 लाख पे अदरवाइज आप क्या टैक्स पे करते? 12,500, 12.5%। तो बेसिकली आपने 12,500 रुपये बचा लिए। तो 1 लाख पे, 1.25 लाख पे 12.5% यानी लगभग 15,000 रुपये आपने बचा लिए। राइट। 15,000 इज ऑल्सो बिग अमाउंट, सिग्निफिकेंट। तो आप हर साल उतना अमाउंट का म्यूचुअल फंड्स आप बेच सकते हो और वापस खरीद लो। तो नाउ 2 लाख बिकम्स योर कॉस्ट प्राइस नाउ। और फिर अगले साल वापस वो 3 लाख हो, 3.25 लाख हो, तो वहाँ निकाल लेना। तो हर साल एक फाइल में आप 15,000 रुपये बचा रहे हो। अगर आपके घर में ऐसे 5-6 मेंबर हैं तो कितना बचाया आपने? लाख रुपया। एक 2 व्हीलर फ्री आ गया आपका। यू हैव टू थिंक लाइक दैट, राइट? सी, एवरी पैसा इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये तो एक स्ट्रेटजी होगी जो विच आई वुड रिकमेंड टू ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स। बट मैं आपको अब एक सच बताता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं करता हूँ ये। अच्छा, क्यों? मैं मेरी फैमिली के लिए भी नहीं करता हूँ। बिकॉज माई थिंकिंग इज इफ आई एम गनिंग फॉर 100 crore, मैं ये 10-10 हज़ार बचा के क्या कर लूँगा? फिर मेरी बहुत सारी थिंकिंग शॉर्ट टर्म
छोटी हो जाती है, मतलब आई हैव टू डू एक्शन। आप दोनों चीज़ नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो वाइल इट इज़ ग्रेट फॉर 99% ऑफ द पीपल जो हमारे सुन रहे हैं, बट यू हैव टू थिंक कि मतलब इज इट रियली फॉर मी, मैं 10,000 सोच रही हूँ या मुझे 20-100 करोड़ बनाने हैं। Got it. Now, speaking of goals, Yes. right? Goal based investing करते हैं थोड़ा. Let's say कि 3-4 साल में मुझे गाड़ी खरीदनी है, हाँ. ओला उबर से मैं थक गई हूँ and I want to buy a car of my own. Yes. तो उसके लिए मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ as of today? Be prepared to मतलब हायर अ ड्राइवर ऑल्सो देना है, मतलब वरना आप और ज़्यादा थक जाओगे ब्रेक और क्लच के उसमें, मालूम है। तो बहुत सिंपल है, गूगल मैप्स यूज़ करते हैं आप? हाँ. नाउ टेल मी, गूगल मैप्स आपको क्या क्या दिखाता है? स्टार्टिंग पॉइंट, यस, डेस्टिनेशन, हाँ, टाइम, टाइम। और एक चीज़ हम लोग बहुत मिस कर जाते हैं, गूगल मैप्स आपको 4-5 ऑप्शन दिखाता है। हाँ, रूट्स भी दिखाता है। रूट्स भी नहीं, व्हीकल्स। अच्छा, वॉक करके जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, टू व्हीलर में जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, कार में जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। तो अगर आपको 3 साल FD में डालते तो आपको X रिटर्न मिलेगा, म्यूचुअल फंड में डालोगे तो X मिलेगा, स्टॉक्स में डालोगे तो Y मिलेगा। तो वो आपको समझना जरूरी है। अगर आपको ना 1 साल में गाड़ी लेनी होती, सपोज हाँ. 1 ही साल में, तो मैं बोलता कि अरुणिमा आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आप ये पैसा ना एक डेट फंड में डाल दो जहाँ पे 7% मिलता है, या FD कर दो, 1 साल में निकाल लेना, राइट। हम इसमें इक्विटी में तो भूल से भी नहीं डाल सकते हैं, हाइब्रिड में भी नहीं डाल सकते हैं। तो चूंकि आपने कहा कि नहीं मुझे ये पैसा 3 साल बाद चाहिए, तो यार FD में 7 मिलते हैं, हम हाइब्रिड फंड में डालते हैं जहाँ पे 9-10 मिल सकते हैं, और उसका टैक्सेशन इक्विटी जैसा है, तो आपको टैक्सेशन में बहुत फ़ायदा हो गया। नहीं तो अगर आप डेट फंड में डालते हो ना, तो आपका पूरा का पूरा जो इनकम है जो आपने कमाया है, वो मालूम है क्या होता है, इनकम ऐड हो जाता है, और यू पे 30% टैक्स इफ यू आर इन द 30%। यही अगर आपने हाइब्रिड या इक्विटी फंड में डाला तो आपका एक तो टैक्सेशन 12.5 हो गया, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, 1.25 लाख रुपया कैपिटल गेन माफ, तो वो भी आपने बचा लिया। अगर 3 या 5 साल का टाइम फ्रेम है, तो आपने जो मैंने बताया हाइब्रिड फंड, जैसे ये मान लीजिए बैलेंस फंड हाइब्रिड फंड, उसमें डाला तो 8-10% का आपका रिटर्न है, विच इज़ बेटर देन FD। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आपको महीने की 15 या 20 हज़ार की SIP करनी है, 3 साल तक आप ये SIP करते जाओ, 3 साल में आपका लगभग जो भी है ये 18-20 लाख बनते हैं, और उस वक्त आप पैसे निकालो। सो दिस इज हाउ फॉर ईच प्लान यू हैव टू वर्क बैकवर्ड्स। गॉट इट। तो गोइंग बाय दिस, अगर मुझे 2 साल में लेट्स से जापान जाना हो, हाँ, सो लुक्स लाइक कि देन अगेन यू शुड शॉर्ट टर्म फंड्स, या सो देखो ये रिस्क रेटिंग का मतलब है जितना लॉन्ग टर्म है उतना आप रिस्क, ऊपर में देखो आप सेक्टर थीमेटिक है। हाँ, तो मतलब तो इफ आई वांट टू बाय अ हाउस हाँ इन लाइक 10 years, तो फिर सेक्टर थीमेटिक, बट ऑन योर ओन अगेन इट कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। विद गाइडेड एडवाइस फिर यू कैन डू इट, बट खुद से गलती कर जाओगे। मतलब खुद से अगर आपको करना है तो मल्टी कैप मैंने आपको बताया, ओके, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स आर द बेस्ट व्हीकल फॉर अ DIY इन्वेस्टर जिसको इतनी समझ नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि मल्टी कैप में फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे 25% सब सेक्टर में डाल ही रहे हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में। आप सो सकते हो फिर, ओके, बट अगर आपने मिड और स्मॉल वगैरह में डाला ना, तो उसमें भी टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ लॉन्ग टाइम होराइजन है तो यू कैन टेक ऑन मोर रिस्क, उसमें भी थोड़ा सा यू हैव टू एडजस्ट। ये तो थियरिटिकल है कि हाँ लॉन्ग टर्म है तो जितना लॉन्ग टर्म उतना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, बट रिस्क को आप हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो भी तो एक पैरामीटर है। उतनी सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। काफ़ी टर्म्स में पढ़ती हूँ, XIRR, IRR एंड CAGR, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो IRR क्या होता है कि आपने SIP की, हर महीने आपकी 2,000 रुपये की SIP जा रही है, राइट, और 5 साल बाद आपका 15 लाख रुपए का कॉर्पस हो गया, तो रेगुलर कैश फ्लोज जा रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, और 15 लाख का कैश फ्लोज है, तो उसको हम कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और सपोज वो IRR 15% है, तो मतलब ये जो भी SIPs आपकी गई हैं, ये सब SIPs आपको 15% का रिटर्न दिया है। ओके, बट लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लाइफ में 2,000 तो जा रहे हैं, बट अचानक आपका 2 लाख का कॉर्पस आपने निकाल भी लिया कुछ, फिर कुछ टॉपअप भी कर दिया, कुछ महीने आपकी SIP बाउंस भी हो गई, तो इरेगुलर कैश फ्लोज हो गए, राइट। तो हर दिन आपकी जो एंट्री हुई है, चाहे वो डेबिट हुई है चाहे क्रेडिट, 2,000 गए तो माइनस हो जाएगा, आपने कुछ पैसे निकाल लिए हैं फंड से तो वो प्लस आपके अकाउंट में आ गए, राइट। तो वो सारी एंट्रीज डेट वाइज एक्सेल में डाल दो, और एक XIR का फॉर्मूला होता है उसको आप डाल दो, तो उसको XIR कहते हैं फॉर इरेगुलर कैश फ्लोज। अच्छा, दोनों सेम ही है, दोनों रिटर्न ही बताते हैं, बट एक इरेगुलर कैश फ्लो और रेगुलर कैश फ्लो। अब CAGR क्या होता है? CAGR इज मोस्टली मेंट फॉर लंप सम। सपोज आपने 1 लाख रुपए डाले सपोज, और उस पर 10% का रिटर्न है, तो अगले साल क्या हुआ आपका 1,10,000 हो गए, करेक्ट।
अब उस पर वापस 10% रिटर्न आते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर कैपिटल तो 1,10,000 हो गई ना. ओके, तो 1,10,000 पे 10%, सो Yes. 1,21,000. यस. अच्छा. तो 2 साल बाद आपका 1,21,000 हो गया. योर CAGR was 10%. ओके. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. मतलब 10% से आपका कैपिटल कंपाउंड किया है. गॉट इट. तो जनरली इट इज मोर मेंट फॉर लमसम, कि आपने X दिन इतना पैसा डाला और Y के दिन इतना हो गया, तो उसका CAGR क्या रहा है. मॉडल पोर्टफोलियोज की बात करते हैं. 25-year-old के लिए वो कैसा दिखता है एंड 45-year-old के लिए कैसा दिखता है? तो अगर हम मॉडल पोर्टफोलियो की बात करें, हालांकि मॉडल पोर्टफोलियो कोई चीज़ होती नहीं है. वी नेवर सी कि ये 25 ईयर के लिए ऐसा होना चाहिए कि 45. वी ऑलवेज से कि 25 ईयर के लिए भी आपके जितने भी गोल्स 5 साल के नीचे हैं उसको आप डेट में डालो. मतलब 3 साल के नीचे है तो डेट में डालो, 3 से 5 साल है तो हाइब्रिड, 5 साल के ऊपर है तो एग्रेसिव, मतलब इक्विटी. तो हम ये सेम एडवाइस 25 ईयर को भी देते हैं, सेम एडवाइस 45 को देते हैं. बट 45 वाला अगर बोलता है कि मेरी रिस्क प्रोफाइल कम है, या 25 वाला भी बोलता है कि मेरी रिस्क प्रोफाइल, और रिस्क प्रोफाइल क्या होती है, इसको कहते हैं हम रिस्क प्रोफाइल. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है जिसको समझना जरूरी है. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस में आते हो? 6 to 8 के बीच में होगा. 5 to 8. हाँ. 5 to 8. चलो मैं आपसे थोड़ा क्विज करता हूँ. अभी तक आप कितने टाइम से पैसा सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो? करीब 3-4 साल हो गए. 3-4 साल हो गए. तो चलो सपोज आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये का ब्रेकअप दे सकते हो कहाँ है? फंड के नाम नहीं चाहिए, बट कैटेगरी अगर आप बता सकते हो. लाइक फ्लेक्सी कैप में ही है. ओके, मोस्टली फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप. हाँ, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप. सो यू आर वेरी ऑलमोस्ट ऑल योर 100 रुपीज. हाँ, ऑलमोस्ट. तो यू आर वेरी राइट. बिटवीन 6 to 8 आपका. ओके, राइट. मेरा मोस्टली पैसा है 9 to 10 के बीच में. मोस्टली 9 to 10 के बीच में आपका? मेरा SIPs भी, बल्क ऑफ द SIPs इज गोइंग इन स्मॉल कैप. सही में रिस्क है तो इश्क है वाला सीन है आपका. बट हाँ, मुझे तो है ही है, रिस्क है तो इश्क है, मेरे लिए तो है ही है. बट मैं 20 साल से इसमें हूँ. ऑन योर ओन DIY में आप 9-10 में मत चले जाना. इट माइट बी डिजास्टर फॉर यू. ओके, तो यू डूइंग एब्सोल्युटली वेल बाय स्टिकिंग टू 6-7 ऑन योर ओन. फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस कैटेगरी में आप, खराब भी फंड होगा ना, लॉन्ग टर्म में आपको FD से तो बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा. कोई अपने आप को रिस्क प्रोफाइल कम नहीं बताना चाहता है अच्छे मार्केट में. राइट. वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट आवरसेल्व्स. देन हाउ डू आई जज यू? सो आई विल टेल यू कि आपका मुझे पुराने इन्वेस्टमेंट्स बताइए क्या है. अगर आपने बहुत पैसा गोल्ड में डाला है, बहुत सारा पैसा प्रॉपर्टी में डाला है, बहुत सारा पैसा FD में डाला है, देन योर रिस्क प्रोफाइल इज नॉट वेरी हाई. इट इज एक्चुअली लोअर. बिकॉज हम जब प्रॉपर्टी में भी डालते हैं ना, हम गोल्ड में भी डालते हैं, हमें लगता है कि हम सेफ खेल रहे हैं. खाली एक्विटीज इज एन एसेट क्लास विच इज वेरी रिस्की बिकॉज यू सी द प्राइस फ्लक्चुएटिंग एवरी डे. ऐसे कोई मेट्रिक्स या लेवल्स है जो हमें ट्रैक करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू लमसम इन्वेस्टिंग? यूजुअली लमसम जब मैं डालता हूँ कि मैंने जो लमसम पैसा डाला है उसका अगर 5% NAV फॉल हुआ है तो मैं और टॉपअप करूँगा. ओके. यू नो दैट गिव्स मी बेंचमार्क कि मैंने अभी, जैसे मैंने बताया ना कि अभी मैं 20% जब तक डाउनफॉल नहीं होगा मैं कुछ टॉपअप नहीं करने वाला. मेरी SIP जो जा रही है, जब 20% करेक्शन हो जाएगा तब मैं ऑलमोस्ट 50% पैसा डाल दूंगा. फिर वेट करूँगा. वहाँ से और NAV 5% नीचे गिरनी चाहिए टू allow me to put further 50%. So then that becomes little objective. Again, there is nothing right or wrong. It is just a benchmark that I use, a rule that I use. अगर मुझे न्यू एज कंपनीज में एक्सपोजर चाहिए, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो उसके लिए मेरी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? So Arunima, this sounds very fashionable. सब लोग ऐसे ही ढूंढते हैं कि अभी सेमीकंडक्टर्स में डालना है मुझे. मैं क्या देखता हूँ कि अगर वो ऑलरेडी ये जो यूफोरिया है वो अगर प्राइस में है, आई लाइक टू अवॉइड. अच्छा. जैसे एनवीडिया वाज द हॉटेस्ट लास्ट 2-3 years. हाल ही में इतना उसका टूटा है, बट कितना ऊपर गया ना, जिस हिसाब से टूटा कुछ नहीं है. सो एज आई सेड, आई बीइंग अ कॉन्ट्रा इन्वेस्टर, आई वुड लाइक टू बाय व्हेन नोबडी इज बाइंग. द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इज व्हेन यू डोंट फील लाइक इन्वेस्टिंग. Of course, this is not a recommendation. मतलब मैं चाइना फंड में डाल रहा हूँ अभी, वेरी हाई रिस्की स्ट्रेटजी. ये क्योंकि डीप सीक की वजह से या कुछ और? नहीं, डीप सीक नहीं. चाइनीज मार्केट हैज बीन वेरी फ्लक्चुएटिंग. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत है, राइट. तो बहुत प्रॉब्लम्स है. बट आई एम ए कॉन्ट्रा इन्वेस्टर. एज इन, मुझे देखो क्या होता है मार्केट में, आप पैसे कैसे बनाते हो, कोई चीज़ की एक फेयर वैल्यू होती है, राइट. अभी आप जो सेमीकंडक्टर की बात करो, आप फेयर वैल्यू से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड में खरीद रहे हो, और आपको लगता है ये कहानी चलती रहेगी, तो इवन दो आई एम पेइंग ओवर वैल्यूड, बट और उससे ऊपर चली जाएगी. मतलब दिल बी सम अदर ग्रेटर फूल हु विल बाय फ्रॉम यू. दैट्स कॉल्ड ग्रेटर फूल थियरी, राइट. आई बाय कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 100 रुपीज़ की फेयर वैल्यू है, कैन आई बाय एट 30 रुपीज़. मतलब हो सकता है 5 साल 7 साल कुछ नहीं हो. जैसे 2000 में .com आया था, राइट. 2000 में जिसने भी पैसा .com में डाला है उसको 10 साल लगे वो पैसा रिकवर करने में. माइक्रोसॉफ्ट वॉज द बेस्ट कंपनी इन 2000.
if you have invested your money in Microsoft share that point of time, it took some 15-16 years same stock price को आने में. और 15-16 साल में माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से कहाँ चली गई थी इन टर्म्स ऑफ कंपनी, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, बट स्टॉक प्राइस वाज सेम बिकॉज यू ओवरपेड इट. बाय व्हिच नोबडी इज लुकिंग, बाय व्हिच एवरीबॉडी इज क्रिबिंग अबाउट राइट नाउ. तो अभी आपके हिसाब से क्या है वो? अनफॉर्चुनेटली, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑल्सो. अनफॉर्चुनेटली अभी सब महंगे हैं, मतलब कोई बहुत सस्ता कोई नहीं है. जो सबसे अंधों में काना राजा जो बोलते हैं, जो सबसे रीजनेबल है वो बैंकिंग है, जहाँ पे मैंने डाला. बट यू नेवर नो, 4 साल से कुछ नहीं किया और भी 4 साल कुछ नहीं हो सकता है. आई नो सम डे इट विल प्ले आउट. द ओनली आंसर इज व्हेन, आई हैव नो आइडिया. हाँ, बट फिर भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप खुद से करो. जैसे आपकी पोर्टफोलियो में बाय द वे 25-30% ऑलरेडी बैंकिंग है. आपने जो डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में ना, तो फंड मैनेजर 25-30% ऑलरेडी बैंकिंग है. तो इन अ वे आपने एक्सपोजर लिया हुआ है. अगर आप पूरी लाइफ में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को पिक करते, वो कौन सी होती है? इफ यू आर बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर, निफ्टी 500 में पैसा डाल दो. निफ्टी 500 इज अ NSE 500. 500 कंपनीज हो गई. मैं एक्टिव फंड का नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे HDFC, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, बिकॉज क्या होता है, इन सब के साइकिल्स आते हैं. एक चीज़ हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि कोई भी ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप जिसका 40-50-60 स्टॉक का पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस 19-21 होता है. इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. और आज मुझे पता नहीं है कि आने वाले 30 साल में एक्स फंड मैनेजर 18 देगा कि वाई 18 देगा, मुझे पता नहीं है. सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, वीरेंद्र सहवाग है, ये 4 अच्छे बैट्समैन हैं. अभी मैं आपको पूछता हूँ कि नेक्स्ट 50 मैचेस में किसका एवरेज अच्छा होगा, कोई दुनिया में नहीं बता सकता है. बट आपको मालूम है चारों प्लेयर्स अच्छे हैं. राइट. सबका 45 के आसपास होगा, कोई 25 पे कोई नहीं रहेगा. तो अगर आपको एक पे बैट लेना, किसी पे ले लो, इट इज प्योरली लक गेम फ्रॉम देयर. ओके. सो विथ इन्वेस्टिंग ऑल्सो इट इज दैट वे लक. ऐसा नहीं है कि बहुत खराब होएगा और बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ भी नहीं होगा, एवरेज होगा. बट अगर आपको ये सब नहीं करना तो निफ्टी 500 ले लो. निफ्टी 500 में तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, बिकॉज दैट्स एन इंडेक्स फंड. हाँ, और लो कॉस्ट भी है. तो आप कम से कम कॉस्ट भी कम दे रहे हो, एंड यू विल अर्न द सेम रिटर्न्स व्हाट मार्केट इज अर्न. टॉप 500 में आपका मिड स्मॉल कैप सब आ गया, आपने पूरा बाजार खरीद लिया. राइट. ओवर a 25-30 year period, anything about 12% is a crazy return. Morgan Housel says, I don't want to play a game with high return, like 25% return, because that is one time hit. I want to play a game with a very average returns, but for the longest duration of time. That's when compounding runs wild. Wow, amazing. Yeah. Thank you so much, Gajendra, for your time. बहुत useful था ये session. My pleasure. Thank you.